हेलो स्टूडेंट्स। भारत के भूगोल के इस लेक्चर के अंदर आज अपन प्रायद्वीप पठार पेनिनसुलर इंडिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्रायद्वीप पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो लगभग जो है एक टेबल लैंड है, ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए नहीं है और इसका निर्माण जो है वो प्राचीन रवेदार क्रिस्टलाइन और आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों से हुआ है। फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और पेंजिया था। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड था। उसके विखंडन के कारण गोंडवाना लैंड के उत्तर की तरफ स्थानांतरण के कारण इस भूभाग का निर्माण हुआ है। इस भूभाग का जो कुल जो क्षेत्रफल है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसका जो प्रशासनिक दृष्टि से जो विस्तार मिलता है निम्न प्रांतों में मिलता है: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड केरला। जो इसकी पूर्वी सीमा जो निर्धारित होती है इस पठार की, वो मेघालय के पठार से कुछ बुक्स में इसे शिलोंग का पठार, करबी का पठार भी नाम दिया हुआ है। और इस पठार की जो सामान्य ढाल है वो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ है या दक्षिण पूर्व की तरफ है। परिणामतः जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। इस पठार की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर के मध्य पाई जाती है और इसका जो विस्तार है राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर लंबाई में और 1400 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत ये भूभाग है। प्राकृतिक दृष्टि से जब इसका निर्धारण करते हैं, सीमाओं का निर्धारण करते हैं, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो अरावली, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ निर्धारित करती हैं। पूर्व में जो है पूर्वी घाट इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं और पश्चिम में जो है इसके सीमा का निर्धारण जो है पश्चिमी घाट करते हैं। स्टूडेंट, लुक एट द मैप। दे आर Aravalli ranges, द कैमूर हिल्स, द राजमहल हिल्स। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। ईस्टर्न घाट पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हैं। और ये जो आकृति है जो प्रायद्वीप भर है, इट्स ए ट्रायंगुलर शेप, ये त्रिभुजनुमा आकृति लिए हुए है। नवीन अध्ययनों के आधार पर यह बात की पुष्टि की गई है कि यह पठार हिमालय पर्वत श्रेणियों के निर्माण से पहले, काफ़ी पहले से फैला हुआ था या व्याप्त था, क्योंकि इसी पठार के या गोंडवाना के उत्तर की तरफ स्थानांतरण के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और दो प्लेटों के, यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट, दोनों के टकराने के कारण जो है वो हिमालयों के अंदर जो है मोड़ों का निर्माण भी हुआ। पठार के जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है और उत्तर पूर्व वाले की दिशा का जो भाग है वो निकले हुए भाग है का इसी कारण से जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिण की ओर मुड़ी हुई हैं, या हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं वो अर्धचंद्राकार हैं या गोलाई में लिए हुए हैं। और जो उत्तर पश्चिम में जो आता है वो क्योंकि इस प्लेट का स्थानांतरण या दबाव अत्यधिक था तो वहाँ मीर नॉट मोड़ों में जटिलता मिलती है। और उत्तर पूर्व के अंदर ये भाग जो टूट के गया हुआ है, जो करबी का पठार और जो मुख्य पठार का ही एक हिस्सा है। यह पठार कई जगहों पर काफ़ी कटा हुआ है, अनेक छोटे छोटे पठारों और पहाड़ियों के द्वारा ये विभाजित है। मैप में अपन ने पहले इसका सीमांकन किया था इसके अंदर। तो दक्षिण का जो पार्ट है अरावली से लेकर कन्याकुमारी तक, उड़ीसा वाला ईस्टर्न पार्ट, सारी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के नाम अभी अगले लेक्चर में अपन एक एक पहाड़ी का, लास्ट में इलायची की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल, अन्नामुला, दादा बेटा, अन्नामुला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। इसके अलावा विभिन्न नदियों के समीप ये पठार पाए जाते हैं। द रिफ्ट वैली, नर्मदा वैली, जो नर्मदा जो घाटी है वो एक रिफ्ट घाटी है और इसका निर्माण जो है वो भ्रंश क्रिया के द्वारा हुआ है। जो नर्मदा घाटी है जो इस दक्षिण के पठार का दो भागों में विभाजन करती है। जो उत्तर का जो भाग है ये कहलाता है सेंट्रल हाइट्स, केंद्रीय क्षेत्र,
और जो दक्कन का भाट है, दक्कन का जो पार्ट जो है वो कहलाता है दक्कन का पठार। इन मैप सोन रिवर, मैकाल हिल्स, महानदी हिल्स, विंध्याचल, नर्मदा रिफ्ट वैली जिससे नर्मदा बहती है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव हिल्स, अजंता हिल्स एंड द ताप्ती रिवर। On the basis of prominent relief features, the peninsular plateau can be divided into three broad categories. हम आकृतियों के आधार पर और विभिन्न इसको तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। जो अपन ने अभी देखा, जो ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है सेंट्रल अपलैंड्स, और इसके अंतर्गत जो है, इसके जब सब डिवीजन का अध्ययन करते हैं, इस सब डिवीजन्स के अंदर पहला डिवीजन आता है जो मेवाड़ प्लेटो, मारवाड़ प्लेटो, फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल या बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जो पूर्वी जो सीमा है उसको करवी मेघालय पठार या करवी मेघालय पठार या करवी शिलोंग का पठार या करवी पठार के नाम से जानते हैं। जो नर्मदा के नीचे का भाग है जो कि दक्कन का पठार कहलाता है, इसके सब डिवीजन जब करते हैं तो महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार के नाम से अध्ययन करते हैं। Now student look at the map। अभी अपन ने किया था कि ये जो रेखा है जो नर्मदा वैली से गुजरती है, इस पठार के दो विभाजन करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स, करवी मेघालय प्लेटो, दक्कन का पठार। सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर रावली रेंजेस दोनों डिवीजन करेगा, मेवाड़ और मारवाड़। मालवा का पठार, ऊपर आता है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और करवीशाह का पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाएंगे। और नीचे का जो है दक्कन का पठार। जो मेवाड़ और मारवाड़ का जो रीजन है आर टू सोशो कल्चर रीजन्स विच आर लोकेटेड ऑन द अदर साइड्स ऑफ साइड ऑफ Aravalli. Mewar is located on the east of the Aravallis and Marwar is located on the west of the Aravallis. अपन ने राजस्थान भूगोल के अंदर अध्ययन किया है। Marwar is largely arid वेस्टलैंड सुटेबल ओनली फॉर लाइफ स्टॉक रेयरिंग। इसमें मरुस्थलीय भाग अधिक है और स्थानांतरण स्तूपों की अधिकता पाई जाती है। वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। और जो मुख्य नदी है इस क्षेत्र की वो लूनी है। जो मेवाड़ इज मोस्टली ए एलुवियल प्लेन वाटर्ड बाय द इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स। रेनफॉल इन दिस रीजन इज 20 to 40 सेंटीमीटर्स। और ये जो क्षेत्र है इसमें इनकी धरातल पर जो है लोह धातु की अधिकता पाई जाती है। परिणामतः यहाँ पर गन्ना, शुगर केन, ऑयल सीड्स आदि की बहुतायत में खेती की जाती है। जो खनिज हैं उसमें आयरन, लेड एंड जिंक यहाँ पर निकाला जाता है। पहला जो पार्ट आता है दैट इज द मालवा पठार। मालवा का पठार, मेवाड़ मारवाड़ के बाद मालवा का पठार। मैप में लुक इन द मैप, मालवा का ऊपर का बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। एंड जो ईस्टर्न जो सीमा है दैट इज द शिलोंग पठार, मेघालय पठार और करवी पठार। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी मालवा प्लेटो। यह पठार लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का पठार है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इसमें पार्वती, बेतवा, माही, चंबल एवं काली सिंध आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अभी अपन ने मैप में देखा था। औसत जो है समुद्र तल से ऊंचाई 200-250 मीटर पाई जाती है, जिनमें चपटी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तर में ग्वालियर तथा पहाड़ियाँ इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस पठार की जो उत्तरी और पूर्वी सीमा में बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार स्थित हैं, परंतु इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल और इसकी सहायक नदियों ने बेहेड़ खड्ड का निर्माण किया है। जो चंबल जो रीजन है राजस्थान का, जो कोटा वाला रीजन है, इसके कारण जो है काफ़ी अपरदन की क्रिया के कारण जो बेड़ों का निर्माण हुआ है। दूसरा जो डिवीजन महत्वपूर्ण डिवीजन है इस पठार का वो आता है छोटा नागपुर का पठार, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। छोटा नागपुर का जो पठार है यह पठार बिहार, झारखंड, गया, हजारीबाग, रांची आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर आदि इस पठार की मुख्य नदियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये।
और सभी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, जो दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। इस पठार की उत्तरी सीमा राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर की ओर कई छोटे छोटे पठार और पहाड़ियों के समूह मिलते हैं, जिनमें हजारीबाग है, कॉटरमय पठार है आदि प्रमुख हैं। अब इसका विस्तार से और अध्ययन करेंगे। दामोदर घाटी अब एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है, जिसमें गोंडवाना काल के निक्षेप मिलते हैं। खनिजों की दृष्टि से ये जो दामोदर घाटी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज जो हैं, जिसमें अभ्रक है, कोयला है आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टंगस्टन, क्रोमाइट, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर, तांबा आदि भी बहुतायत में मिलती है। वन संपदा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सागवान, शीशम, साल, जामुन, सेमल, बांस आदि वनस्पति पाई जाती है। और जो पहाड़ी भाग है वहाँ पर सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर चावल की खेती की जाती है। अभी हमने कहा कि आर्थिक दृष्टि से ये जो पठारी भाग है, ये बहुत महत्व रखता है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। इस भाग के छोटा नागपुर प्लेटो को जो है अध्ययन के लिए हम चार उप वर्गों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है पैट रीजन्स, द वेस्टर्न प्लेटो विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर्स above the mean sea level merge into the plateau of Sarguja district of Chhattisgarh. The flat topped plateaux locally known as the पार्ट्स। ऊपर का जो पहाड़ियाँ हैं, जो ऊपर का जो है वो बिल्कुल समतल है, इस कारण से इस क्षेत्र को जो है पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहलाता है रांची का पठार। इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। द एलिवेशन ऑफ द प्लेटो लैंड इज अ पार्ट ऑफ अबाउट 700 meters and gradually slopes down toward the southeast into the hilly and the undulating regions of the Singhbhumi. तो तीसरा डिवीजन है दैट इज हजारीबाग रीजन। हजारीबाग को दो टुकड़े करते हैं हम अध्ययन के लिए, जो एक कहलाता है अपर हायर प्लेटो रीजन और दूसरा कहलाता है लोअर प्लेटो रीजन, ऊपरी पठारी भाग और निचला पठारी भाग। हजारी प्लेटो इसी इसी के अंदर सम्मिलित होता है। जो तो चौथा डिवीजन जो है छोटा नागपुर पठार का आता है, दैट इज द दामोदर रीजन। द दामोदर बेसिन इज फॉर्म्ड द ट्रफ बिटवीन द रांची एंड द हजारीबाग plateau resulting from enormous fractures at their present ages, which caused the land between a sink to a great depth and incidentally preserved from the denudation of Kanapurwa and Ramgarh and Bakaro coalfields. जो मालवा का पठार, छोटा नागपुर के पठार, उसके बाद जो तीन महत्वपूर्ण जो पठार इसके सब डिवीजन आते हैं, उसमें एक है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, और पूर्व के अंदर जो अपन करेंगे मेघालय का पठार, कर्बी का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है, मालवा के ऊपर का क्षेत्र है। यह पठार ग्वालियर पठार विंध्याचल श्रेणी के बीच में फैला हुआ है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। इसे दोनों को कुछ बुक्स में मिक्स भी किया हुआ है। दोनों को बघेलखंड पठार भी कहते हैं। प्राचीन भूखंड बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पर सोपानी वेदिकाएं भी मिलती हैं। इसके इर्द गिर्द ग्रेनाइट में बलुआ पत्थर के टीले और पहाड़ियाँ मिलती हैं। बघेलखंड जो पठारी भाग है, विंध्य श्रेणी की कैमूर और भारनेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। बघेलखंड का मध्य भाग जो है वो क्रमशः ऊंचा होता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर फैल गया है तथा पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर व चूने के पत्थर व पूर्वी भाग ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता मिलती है। जो ईस्टर्न डिवीजन आता है, जो मेघालय, इसी पठारी भाग का जो पूर्वी सीमा है वो मेघालय पठार कहता है। इसका निर्माण भी वही गोंडवाना काल के अंदर निक्षेपों से हुआ है। मेघालय के पठार का उत्तरी ढाल लंबा है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तथा दक्षिणी ढाल काफ़ी धीमा है। जब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं और इसके अंदर कर्वी मेघालय पठार भी कहते हैं। और दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ जो दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीप पठार है, उसका ये विस्तार है। उसके अलग से नहीं है, ये उसी का ही पूर्व का पठार है। It is believed that due to the force exerted by the north eastwardly movement of the Indian plates at the time of the Himalayas origin, a huge fault was created.
अभी अपन ने दिन किया था कि गोंडवाना लैंड के उत्तर की तरफ खिसकने के कारण जब दो प्लेटों के टकराव हुआ तो एक बहुत बड़ी भ्रंश घाटी हुज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड। और ये जो भ्रंश का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है वो राजमहल हिल्स और करवी मेघालय के मध्य का क्षेत्र है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा और इस भ्रंश को जो नाम दिया जाता है वो राजमहल गारो गैप कहा जाता है। Later, this depression was filled up by the depositional activity of the numerous rivers. Today, the Meghalaya and the Karbi Analongs Plateau remains detached from the main peninsular bluff. This area receives maximum rainfall from the southwest monsoon. It is located in the northeastern plateau of the India. कहा था भारत के जब मानसून का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि एक शाखा जो है इसी क्षेत्र से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो परिणामतः इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। थैंक यू।